अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक वक्त था जब दुनिया में यह तासुर उभर रहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और चमकता दमकता भारत एक ऐसा सेक्युलर मुल्क है जो तेजी से तरक्की कर रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। बहुत जल्द भारत चीन के सामने खड़ा हो जाएगा। सबसे बढ़कर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तब्दीली की अलामत करार दिया गया। यह कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेजी से तब्दील होगा, तेजी से तरक्की करेगा। मगर अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। आलमी मीडिया अब भारत में तकसीम की बातें कर रहा है, भारतीय सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा रहा है और तेजी से गिरती हुई मईशत पर तनकीद कर रहा है। मगर ये अचानक हुआ क्या है, कैसे ये सब कुछ बदला, इसका तफसील से जायजा लेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे भारत में होने वाली मुतनाज़े आईनी तरमीम की, जिसके बाद एक बार फिर से मोदी हुकूमत तनकीद की जद में है। भारतीय लोकसभा ने 12 घंटे की तवील बहस के बाद तारिकीन वतन की शहरियत से मुताल्लिक मुतनाज़े तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के हक में 311 वोट आए, जबकि उसकी मुखालफत में 80 वोट पड़े। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, इसके अलावा बुद्ध, सिख, ईसाई और पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को शहरियत देने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन इस फहरिस्त में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी मजहब का पैरोकार जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में दाखिल हुआ होगा वो भारत की शहरियत इख्तियार कर सकेगा। मगर मुसलमानों को यह इख्तियार नहीं होगा कि वो भारतीय शहरी बन सके। अब अहम बात यह है कि बीजेपी हुकूमत ने 2016 में भी ये बिल लोकसभा में पेश किया था, मगर अक्सरियत ना होने की वजह से राज्यसभा में पेश नहीं कर सकी थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से कोशिश की गई और इस बिल ने अभी राज्यसभा भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर होना है, जहां हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। बहरहाल इस बिल पर तनकीद हो रही है। इस हवाले से बीजेपी रहनुमाओं का कहना है कि उन मज़ाहिब के तारिकीन वतन को इस बुनियाद पर शहरियत दी जाएगी कि उन्हें अपने मुल्क में मजहबी मजालिम और तफरीक का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं, इसलिए इस फहरिस्त में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कोई इम्तियाजी रवैया अख्तियार नहीं किया, मगर अपोजिशन इसे इम्तियाजी और आइन की बुनियाद के खिलाफ समझ रही है। इसे भारतीय सेक्युलरिज्म के खिलाफ बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। मुसलमान रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की मुखालफत की और इसकी कॉपी फाड़ दी। ओवैसी ने कहा कि बिल में मुसलमानों को शामिल ना करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यह बताया जाए कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है। भारतीय अपोजिशन का एतराज़ है कि बीजेपी की जानिब से इस बिल को लाने का मकसद बंगाली हिंदुओं के वोट हासिल करना है। यह बिल भारतीय आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, खासतौर पर शुमाल मशरकी रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी इख्तिदार में है और मुसलसल भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। भारतीय हुकूमत मुसलसल मुतनाज़े फैसले कर रही है। इस बिल से आसाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। यह कहा जा रहा है कि यह बिल 1985 के आसाम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत 24 मार्च 2014 तक आने वाले बांग्लादेशियों को भारतीय शहरी करार दिया गया था। मगर अब 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले हिंदू बंगालियों को तो शहरियत के लिए अहल करार दिया गया है, मगर मुसलमान इस सहूलत से महरूम रहेंगे। मोदी हुकूमत अगस्त में आसाम में रहने वाले 20 लाख अफराद की जो भारतीय शहरियत थी उसे उन्हें खारिज कर चुकी है और ये सब बांग्लादेशी मुसलमान थे। बहरहाल नरेंद्र मोदी इसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। बिल की मंजूरी के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि खुशी हुई कि लोकसभा ने एक भरपूर और पुरजोर बहस के बाद शहरी तरमीमी बिल 2019 मंजूर कर लिया। मैं इस बिल की हिमायत करने पर मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट और पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि तरमीमी बिल भारतीय आइन पर हमला है। जो भी इसकी हिमायत कर रहा है वो हमारी कौम की बुनियादों पर हमला कर रहा है और इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस फैसले की मजम्मत कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट किया कि हम लोकसभा में मुतनाज़े शहरियत से मुताल्लिक कानून साजी की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें इंसानी हुकूक के तमाम कवानीन और पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि यह तौसी पसंदी दरअसल RSS की हिंदू राष्ट्र और डिज़ाइन का एक हिस्सा है, जिसको फाशिस्ट मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सबसे सख्त रद्द-ए-अमल अमेरिका से सामने आया। अमेरिकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने इस बिल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि भारतीय शहरियत बिल गलत सिमत में खतरनाक कदम है। मुतनाज़े बिल मजहब को भारतीय शहरियत का इम्तिहान बना सकता है। खदशा है भारतीय शहरियत का बिल लाखों मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर देगा। साथ ही कमीशन ने तजवीज़ दी है कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो अमरीकी हुकूमत को भारतीय वज़ीर दाखिला और दीगर अहम क़यादत के खिलाफ पाबंदियों पर
गौर करना चाहिए, पाबंदियों पर गौर करना चाहिए भारतीय हुकूमत और वजारत दाखिला के खिलाफ। मुसलसल ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से मोदी हुकूमत के बारे में आलमी राय तेजी से तब्दील हो रही है। जो मस्बत बातें करते थे और लिखते थे वो अब मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। इस हवाले से ब्लूमबर्ग में पंकज मिश्रा का एक आर्टिकल छाया हुआ है जिसके मुताबिक भारत के हवाले से अचानक नया बयानिया सामने आ रहा है। इससे पहले भारत को एक अजीम जमहूरियत के साथ साथ उभरती हुई मुआशी ताकत के तौर पर देखा जाता था। उसे चीन के खिलाफ मगरिब का अहम शराकतदार समझा जाता था। खुद 2015 में अमेरिकी सदर ने नरेंद्र मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ कहा था जो भारत को आगे ले जा सकते हैं। ये बराक ओबामा ने कहा था, मगर अब जो बयानिया सामने आ रहा है इस मुल्क की सियासत और सिविल सोसाइटी को हिंदू इंतहा पसंदों ने यरगमाल बनाया हुआ है। पंकज मिश्रा के मुताबिक इसकी मईशत भी, भारत की मईशत भी सुस्त रवि का शिकार हो रही है। इस आर्टिकल के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में शाया होने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत पर नजरियाती जनूनियों की हुकूमत है जो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साख की क्या ड्रामाई तब्दीली है हीरो से जीरो तक। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, पूरा आलमी मीडिया अपनी राय तब्दील करता दिखाई दे रहा है। अगर मोतबर जरीदे टाइम की कवर स्टोरीज का जायजा लिया जाए, किसी का आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, टाइम की कवर स्टोरीज की बात हो रही हो, तो ये तब्दीली नजर आ रही है। 2012 में टाइम की कवर स्टोरी थी मोदी का मतलब कारोबार। फिर 2015 में टाइम की कवर स्टोरी थी मोदी क्यों अहम है। इसके बाद अब 2019 में टाइम की कवर स्टोरी है मोदी भारत का डिवाइडर इन चीफ है, यानी तकसीम करने का, भारत को तकसीम करने का चीफ नरेंद्र मोदी है। राय टाइम के कवर में भी बदल गई है। मई 2019 में शाया होने वाली टाइम मैगजीन की स्टोरी की हेडलाइन थी कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नरेंद्र मोदी हुकूमत के मजीद 5 साल बर्दाश्त कर सकेगी। और ये रिपोर्ट आतिश तासीर ने लिखी थी। तफसीली रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने के बाद भारतीय कल्चर, भारतीय मुआशरत और मईशत में तब्दीलियां आई। और इन तब्दीलियों का जायजा लेने के बाद सवाल उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत ये बर्दाश्त कर सकती है। और फिर इस रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आतिश तासीर की भारतीय शहरियत ही खत्म कर दी। इसी तरह अगर सिर्फ मारूफ बिजनेस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरीज का जायजा लिया जाए तो ये भी तब्दील होता नजर आ रहा है। अप्रैल 2014 में द इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरी थी कि क्या कोई नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। फिर मई 2015 में कवर स्टोरी थी कि भारत का वन मैन बैंड। और उसके बाद जून 2017 को टाइटल स्टोरी थी मोदी का भारत द इल्यूजन ऑफ रिफॉर्म, यानी इस्लाहात का धोखा है नरेंद्र मोदी का भारत। इसके बाद मार्च 2019 की कवर स्टोरी थी मोदी का खतरनाक लम्हा। यहाँ ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि किसी अखबार में अपनी राय लिखना अलग बात है और कवर स्टोरी अलग बात है। हमने जो आपके सामने रखी वो कवर स्टोरीज थी, यानी इदारे की इदारती राय, और ये राय तेजी से तब्दील हुई है। इसके अलावा मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी के दौर में सामने आने वाले इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट शाया की। 11 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छाया हुआ जिसका उन्वान था कि भारत में तब्दीली मुकम्मल होने के करीब है। इस आर्टिकल में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर के हवाले से कई रिपोर्ट शाया हुई और उन्हें खुसूसी कवरेज दी गई। ये थी चंद अखबारात की राय। अब बात करेंगे अमेरिका के मारूफ मैगजीन न्यूयॉर्कर की और इस तफसीली स्टोरी की जिसका उन्वान है ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, जिसने बीजेपी की सियासत को बेनकाब कर दिया है और इस पर शदीद तनकीद की है। कई वाकयात और हकाइक ऐसे सामने लाए गए हैं जो नरेंद्र मोदी की, उनके बहुत करीबी साथी की पूरी सियासत का कट्ठा छट्ठा खोल कर रख देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1990 में एक सीनियर बीजेपी रहनुमा LK एडवाणी ने बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने का नारा लगाया। अपने इस नारे को मकबूल करने के लिए उन्होंने 2 महीने के लिए पूरे भारत का सफर किया जिसे राम रात यात्रा का नाम दिया गया। एडवाणी रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में तकारीर करते, लोगों को इश्तियाल दिलाते कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के हक में उनके लिए पसंदीदगी दिखाती है, यानी कि भारतीय हुकूमत की बायसनेस है मुसलमानों के हक में। इस सब के नतीजे में भारत में फिरका वाराना फसाद हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अयोध्या पहुंचने से पहले एडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बीजेपी के कारकुन बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते में सपोर्ट और फंड दोनों इकट्ठे करते चले गए। 6 दिसंबर 1992 को RSS की क़यादत में एक हुजूम कुल्हाड़ियों और हथौड़े लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और रात तक पूरी इमारत को तबाह कर दिया। मस्जिद को मस्मार करने से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, मगर RSS को इस सब का बहुत फायदा हुआ।
उसकी मेंबरशिप में बेपनाह इजाफा होने लगा और सिर्फ 2 सीटें रखने वाली बीजेपी 1996 के इंतखाबात के बाद मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात बनकर सामने आई। बाबरी मस्जिद से जुड़े इस सारे फसाद में एक बहुत नामवर भारतीय दानिश्वर आशीष नैनी ने आरएसएस के मेंबर्स के साथ इंटरव्यू किए और इंटरव्यूज की एक पूरी सीरीज की, क्योंकि उनके बकौल वो जानना चाहते थे कि जो आरएसएस है, इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस है, उनका माइंडसेट क्या है, इसके कारकुन किस तरह सोचते हैं जो इतने इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं। एक तरबियत याफ्ता माहिर नफ्सियात के तौर पर वो हिंदू कौम परस्तों की जहनियत को समझना चाहते थे। जिन लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने किए उनमें एक बहुत कम मकबूलियत रखने वाले नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। आशीष नैनी के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक आमराना शख्सियत की खुसूसियात देखी, उनमें एक कट्टरपन और सख्ती देखी। उनके बकौल मोदी ने उन्हें एक तस्वुराती कहानी बताई कि कैसे भारत दुनिया की साजिशों का टारगेट है, जिस साजिश में भारत का हर मुसलमान मुमकिना तौर पर शामिल है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने वाले माहिर नफ्सियात के मुताबिक मोदी हर लिहाज से एक फाशिस्ट है, और ये मैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उनकी शख्सियत की तशखीस के तौर पर कह रहा हूँ। आर्टिकल में आगे मजीद लिखा है कि साल गुजरते गए, फिर 27 फरवरी 2002 को एक मुसाफिर ट्रेन को गोधरा में रोका गया, जो कि गुजरात का मशहूर शहर है। ये ट्रेन अयोध्या से आ रही थी। बहुत से मुसाफिर वो जगह देखने और वहाँ मंदिर की तामीर के हक में आवाज़ उठाने गए थे जहाँ बाबरी मस्जिद को मस्मार किया गया था। इन मुसाफिरों में से अक्सरियत का ताल्लुक बीएचपी से था, जो कि आरएसएस की एक मजहबी विंग है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हिंदू और मुसलमानों में, मुसाफिरों में आपस में जुमले कसने लगे। जब जुमलेबाजी बढ़ी तो चीज़ें बेचने वाले किसी एक शख्स ने, जो कि मुमकिना तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान हो सकता है, जलती हुई आग ट्रेन की तरफ उछाल दी। आग फैलने से मुसाफिर अंदर फंस गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आग और फैल गई। 58 अफराद दम घुटने और जलने से मर गए। जैसे ही यह खबर फैली तो वहाँ की हुकूमत ने आरएसएस के कारकुनों को इजाज़त दी कि वो लाशों को लेकर पूरे अहमदाबाद शहर में मुजाहरे करें, जिसके नतीजे में लोग मुश्तइल हुए और मुसलमानों पर पूरी रियासत में हमले होना शुरू हो गए। हिंदू मुजाहिरीन के जत्थे गलियों में निकल आए और नारे लगाने लगे कि मुसलमानों से बदला लो, उन्हें ज़िबा कर दो। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक एहतजाज करने वालों ने हमला खवातीन को मार डाला, गैंग रेप किए, एक मुसलमान लड़के को ज़बरदस्ती पेट्रोल पिलाया और फिर माचिस मुंह में डाल दी। एहसान जाफरी, जो उस वक्त एक बुजुर्ग कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्हें बरहना हालत में पूरे शहर में घुमाया गया और फिर उन्हें आग लगा दी। अखबार के मुताबिक इन मुजाहिरों का सबसे भयानक पहलू यह है कि ये ज़्यादातर खुद इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। लोग खुद नहीं निकले थे। मुसलमान और हिंदुओं के फसादात खुद नहीं हुए थे। ये ज़्यादातर मुजाहिरीन इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। बंदूकों और तलवारों से लैस आरएसएस के लोग बाकायदा वोटर लिस्टों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस के साथ मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले करते रहे। अखबार के मुताबिक उस वक्त गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें वजीर आला बने सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। जैसे ही मुजाहिरों में शिद्दत आती गई, मोदी इंतजामिया गायब होती गई। इंडियन फौज को गुजरात में जरूर तलब किया गया, मगर फौजियों को मुजाहिरे रोकने के बजाय बैरक्स में ही रहने का कहा गया, रोके रखा गया और मुजाहिरे फैलते चले गए। गुजरात के बहुत से इलाकों में पुलिस न सिर्फ तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही, बल्कि मुतादिद इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि खुद पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरों और कार्रवाइयों का हिस्सा बन गई। जब ये मुजाहिरे शुरू हुए तो राहुल शर्मा गुजरात के ज़िला भावनगर में सीनियर पुलिस ऑफिसर और इंचार्ज थे, जहां 70,000 मुसलमान रहते हैं उस ज़िले में। बाद में उन्होंने अपने हल्फिया बयान में बताया कि उन्हें मुजाहिरे रोकने से के लिए हुकूमत से कोई अहकामात नहीं दिए गए थे। उन्हें हुकूमत से कहा ही नहीं गया कि मुसलमानों के खिलाफ जो मुजाहिरे हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। मुजाहिरों के चौथे दिन उनके मुताबिक और उनके हल्फिया बयान के मुताबिक मुजाहिरों के चौथे दिन हज़ारों अफराद का मजमा एक मदरसे के बाहर जमा हो गया, जिसमें 400 बच्चे थे। मुजाहिरीन के हाथों में तलवारें और आग लगाने के लिए मिशलें थीं। पुलिस अफसर राहुल शर्मा के मुताबिक ये मजमा बहुत मुनज़्ज़म था और वो बच्चों को मारने के लिए आए थे, बच्चों को मारने जा रहे थे, उस मदरसे में मौजूद मुसलमान बच्चों को। ये सब रोकने के लिए राहुल शर्मा के मुताबिक उन्होंने पुलिस नफरी को हवाई फायर करने का कहा। जब हवाई फायर कराए मगर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पुलिस के जवानों को मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल का हुक्म दिया, जिससे मुजाहिरीन मुश्तइर हो गए, मगर 2 लोग मारे भी गए, मगर बच्चों को महफूज कर लिया गया। यहाँ राहुल शर्मा ने बच्चों को बचा लिया, मगर दीगर इलाकों में बगैर किसी रुकावट के जलाओ घेराव होता रहा और राहुल शर्मा को बजाय इसके कि बच्चों को बचाने के लिए हीरो के तौर पर नवाजा जाता, उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें दफ्तरी काम पर लगा दिया गया। इस वक्त बाबरी मस्जिद की तबाही का आगाज़ करने वाले LK अडवाणी वजीर दाखिला बन चुके थे उस वक्त, तो उन्होंने राहुल शर्मा को कहा
कि तुम्हारी वजह से बहुत से हिंदू मारे गए। बहरहाल 3 माह तक ये मुजाहरे और कार्रवाइयाँ चलती रहीं। जब ये ख़त्म हुए तो 2000 लोग मारे जा चुके थे, 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके थे। गुजरात का लिसानी जोग्राफिया ही बदल चुका था। अब बहुत से मुसलमान वहाँ अहमदाबाद में कच्ची आबादियों में रहते हैं, जहाँ बारिशों में पानी और बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर इस सब के बाद मोदी हुकूमत ने हज़ारों बेघर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी से इस हवाले से पूछा गया और वो वज़ीर आला गुजरात थे, तो उन्होंने कहा कि ये रिलीफ कैंप्स तो दरअसल बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं। जो लोग बच्चे पैदा करके तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। कुछ हिंदू मुजाहिरीन को गिरफ्तार ज़रूर किया गया, मगर चंद दर्जन ही इस सारे वाक़े के बाद मुजरिम करार पाए। और एक ही वाहिद वज़ीर थे महबूब कोडनानी, जो कि जिन्हें इक़दाम कत्ल और कत्ल की साजिश पर सज़ा हुई। मगर जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भी तमाम इल्ज़ामात से क्लीन चिट दे दी गई। 2000 लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए, मगर किसी ऑफिशियल को सज़ा नहीं हुई। जिस एक ऑफिशियल को हुई, नरेंद्र मोदी जब इक़्तिदार में आए तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई। बाद में होने वाली तहकीकात से जो शवाहिद सामने आए, उसके बाद मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी से मुजाहरे हुए। ये बात सामने आई शवाहिद में कि नरेंद्र मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी शामिल थी इन मुजाहरों में। इन सब मुजाहरों के दौरान एक सीनियर सरकारी अफसर हर्ष मैंडर के मुताबिक वो गुजरात गए और ये देखकर हैरान रह गए कि बहुत से हुकूमती अफसरान कत्ले आम में खुद हिस्सा ले रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि मुजाहरे शुरू करने का फैसला ही नरेंद्र मोदी का था। काबीना के एक वजीर हरन पांड्या ने हल्फन ये बयान दिया कि जिस रात ये मुजाहरे हुए, उस रात नरेंद्र मोदी के घर उन्होंने मीटिंग खुद अटेंड की, जिसमें उन्होंने पुलिस के सीनियर एहलकारों को यह हिदायत दी नरेंद्र मोदी ने कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो और रास्ते में ना आओ। एक पुलिस अफसर जिनका नाम संजीव भट्ट था, उनका कहना है कि मुजाहिरों की रात नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। मगर जैसे ही पुलिस अफसर संजीव भट्ट ने यह इल्ज़ाम लगाया कि उन पर एक मुलजिम की हिरासत में मौत का उन पर एक मुकदमा बना दिया गया, जैसे उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। और ये वो केस था जो 20 साल पुराना था, फाइलों में पड़ा था, मगर मोदी के खिलाफ बोलने के बाद 20 साल पुराना केस उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ खोल दिया गया। और 2003 में काबीना के वजीर हरीश पांड्या, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने घर में पुलिस को अहकाम जारी किए कि मुसलमानों के ऊपर गुस्सा निकालने दो, वो अपनी गाड़ी में अचानक मुर्दा पाए गए। उनकी बीवी ने अपने शौहर की मौत को एक सियासी कत्ल करार दिया। इन सब मुजाहरों के बाद नरेंद्र मोदी पर अमेरिका और बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने मोदी पर तनकीद की और जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए तो उन्होंने अपनी हार की वजह भी नरेंद्र मोदी को करार दिया। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी को सियासी फायदा हुआ। न्यूयॉर्कर की स्टोरी के मुताबिक बजाय इसके कि मोदी अपनी इस्लाह करते, उन्होंने हिंदुइज्म की सियासत को आगे बढ़ाया, जिस पर उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर बराह रास्त नहीं बल्कि इशारों में बात करते, तकारीर में मुसलमानों को तरक्की में रुकावट करार देते। गुजरात में मोदी उभर रहे थे, मगर भारत के दीगर इलाकों में बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिससे मोदी का इंतहा पसंद धड़ा पार्टी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। उसका इमेज एक प्रो बिजनेसमैन के तौर पर बनाया गया। नरेंद्र मोदी को मुआशी तरक्की के तौर पर दिखाया गया कि ये आएंगे तो मुआशी तरक्की लाएंगे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तहकीकाती टीम ने गुजरात के कत्लेआम में नरेंद्र मोदी को तमाम इल्ज़ामात से शवाहिद ना होने की वजह से बरी कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उस पर एक सियासी फैसला होने का इल्ज़ाम लगाया। 2007 में CNN IBN चैनल पर एक इंटरव्यू में सहाफ़ी करण थापड़ ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में कत्लेआम का अफसोस है, तो नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। आखिर में वो इंटरव्यू ही छोड़ के चले गए। फिर 2013 में जब एक और रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में मुसलमानों के मारे जाने का अफसोस है, तो उन्होंने बेबसी का इजहार किया, मगर कहा कि जब कोई गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए तो अफसोस तो होता है। मारूफ भारतीय तहकीकाती सहाफ़ी राना अयूब ने भारतीय जरीदे तहलका के लिए 2010 में मोदी के करीब तरीन मुशीर अमित शाह की सनसनीखेज कहानी बयान की। अमित शाह ने गुजरात के वजीर आला के लिए नरेंद्र मोदी के इंतखाब में बहुत अहम किरदार अदा किया था, दोनों दफ़ा किया था, और फिर उन्हें वजीर दाखिला बना दिया गया। सहाफ़ी राना अयूब 5 साल पुराने एक केस की तहकीकात कर रही थी, जिसमें पुलिस ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे दहशतगर्द को मार दिया है जिसे पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को कत्ल करने के लिए भेजा था। उस वक्त अफवाहें गर्म हो गईं कि पुलिस मुल्जिमान का इनकाउंटर करके उन्हें ऐसा मुसलमान दहशतगर्द करार देकर हीरो बन रही है जो नरेंद्र मोदी को कत्ल करना चाहते थे। अपने इनकाउंटर को इस तरह छुपा रही है। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी की साख को इससे भरपूर फायदा हुआ। लोग शक का इजहार कर रहे थे, मगर गुजरात में इस बात पर नरेंद्र मोदी मकबूल हो रहे थे। और गुजरात मुजाहिरों के बाद नरेंद्र मोदी को हिंदुओं का दिफा करने वाले के तौर पर पेश किया गया। मगर बाद में ये पता चला कि सोहराबुद्दीन शेख, जिस पर यह इल्ज़ाम लगाकर पुलिस ने मार दिया कि वो एक दहशतगर्द था और जिसे पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भेजा था, वो तो एक भत्ताखोर था और उसका साथी और बीवी गवाहों के तौर पर सामने आ गए।
मगर कुछ दिन बाद उसकी बीवी को कत्ल करके जला दिया गया और 1 साल के बाद उसके साथी को पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया, यानी दोनों गवाहों को मार दिया गया। सहाफी राणा अय्यूब को एक पुलिस एहलकार ने बताया कि इस सब में नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह मुलव्विस हैं। फिर वो पुलिस अफसर सहाफी राणा अय्यूब से एक कब्रिस्तान में रात 3 बजे मिला और गुलदस्ते में छुपी एक सीडी उन्हें दी, जिसमें अमित शाह का 6 साल का पूरा टेलीफोन रिकॉर्ड था। उनके फ़ोन से की जाने वाली कॉल्स और लोकेशन का पूरा रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड से पता चला कि जिन पुलिस अफसरों ने सोहराबुद्दीन शेख और उसके साथी को मारा वो अमित शाह के साथ मुसलसल राबते में थे, यानी जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसे पाकिस्तान ने भेजा है, उस शख्स को पुलिस ने मारा। उससे अमित शाह मुसलसल राबते में थे। फिर बाद में उसके साथ उसका साथी जो कि विटनेस बना उसे मारा, उससे भी उन पुलिस वालों से राबते में थे अमित शाह। सहाफी राणा अय्यूब की इस रिपोर्ट के बाद भारत में तहलका मच गया। वफाकी इदारों ने उनसे अमित शाह के फ़ोन रिकॉर्ड की सीडी मांगी जो उन्होंने फराहम कर दी। चंद हफ्तों में अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और इल्ज़ाम था कत्ल और भत्ताखोरी का, यानी वही भत्ताखोरी का इल्ज़ाम अमित शाह पर लगा जिसमें सोहराबुद्दीन शेख मुलव्विस था, मगर उसे पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए दहशतगर्द के तौर पर पुलिस ने मार दिया, जिसमें राजस्थान के वजीर दाखिला समेत 20 से ज़ायद ऑफिशियल्स शामिल थे जो मुख्तलिफ अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। फिर सहाफी राणा अय्यूब को पता चला कि अमित शाह इस सब का करता धरता नहीं है। उन्हें उनकी पुलिस सोर्स ने बताया कि पुलिस पर शदीद दबाव है, यानी अमित शाह गिरफ्तार हो गए फिर भी पुलिस पर दबाव है कि अमित शाह के खिलाफ तहकीकात रोक दी जाए और वफाकी तहकीकाती इदारों से सारा रिकॉर्ड छुपा लिया जाए, यानी कोई ताकतवर है जो अमित शाह के जराइम पर पर्दा डालना चाहता है। फिर शवाहिद नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करने लगे, मगर जैसे जैसे शवाहिद मोदी के गिर्द घेरा तंग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सियासी तौर पर मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे थे। 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला के लिए दोबारा इंतखाब लड़ने गए तो उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के रहनुमाओं को ताना दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी इनकाउंटर कराता है और उसने सोहराबुद्दीन को मरवाया है, तो अवाम बताए कि मैं सोहराबुद्दीन के साथ और क्या करूं, जिस पर जलसे में अवाम ने चिल्लाकर कहा मार दो मार दो। आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ताकतवर होते गए और 2012 में वो बीजेपी के सबसे नुमाया लीडर बन गए और लगने लगा कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकते हैं। मोदी खुद को एक विजनरी लीडर के तौर पर पेश करने लगे जिसने गुजरात की मईशत बदल दी। भारतीय सहाफी प्रसाद के मुताबिक ये दावे एक तस्वुराती और ख्याली अफसाना थे कि गुजरात की मईशत बदल दी गई है, क्योंकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी अपना इमेज बदलने की कोशिशों में मगरबी दुनिया में भी कामयाब हो गए। मगरबी मीडिया मजबूत अंदाज में उनके बारे में बात करने लगा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खामोशी से उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी हटा दी, उनसे मुलाकात भी की, फिर भारत का दौरा भी किया। 2013 में इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे के बाद सोहराबुद्दीन केस, जिसमें नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह मुलव्विस थे, उस पर तहकीकात अचानक रुक गई। 2014 में तो अमित शाह ने अदालती पेशियों में जाना भी छोड़ दिया और जब जज ने अमित शाह को पेश होने का कहा तो जज का तबादला कर दिया गया। दूसरे जज ने भी ये शिकायत की कि अमित शाह अदालत में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने अपने दोस्तों और घरवालों को बताया कि उन पर अमित शाह के खिलाफ केस खत्म करने का भरपूर दबाव है और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने $16 मिलियन की उन्हें ऑफर की है कि केस खत्म कर दो और $16 मिलियन ले लो। फिर वो जज, जिनका नाम जस्टिस लोया था, वो पूरे सरार अंदाज में मुर्दा पाए गए। रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक कहा गया, मगर मारूफ भारतीय जरीदे कारवान के मुताबिक रिपोर्ट्स में गलत बयानी की गई। जज की लाश भी खानदान को हुकूमत ने नहीं बल्कि आरएसएस के मेंबर ने हवाले की और वो लाश खून में लथपथ थी। जज लोया की फैमिली ने मौत की तहकीकात का मुतालबा किया, मगर तहकीकात नहीं हो सकी। फिर अमित शाह का केस एक तीसरे जज को दिया गया जिसने 1 महीने से भी कम के अरसे में अमित शाह को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। जब बाकी मुल्ज़िमान के ट्रायल की बारी आई तो गवाह मुकर गए। 92 गवाह प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हो गए। जिस अफसर ने अमित शाह के खिलाफ तहकीकात की उनका तबादला कर दिया गया। जब उस अफसर ने जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त की तो उसे मुअत्तल कर दिया गया और जब तक अमित शाह बरी हुए तो उस वक्त नरेंद्र मोदी उन्हें बीजेपी का सदर और अपनी मखलूत हुकूमत का चेयरमैन बना चुके थे, यानी मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स। इसके बाद स्टोरी बयान करती है कि कैसे एक के बाद एक अखबार और टीवी चैनल को नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल किया। जो एंकर या सहाफ़ी तनकीद करता फारिग करा दिया जाता, जो अखबार या टीवी खिलाफ लिखता उसके इश्तिहारात बंद करा दिए जाते। कॉर्पोरेट इंडिया नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में था, उनसे इश्तिहारात बंद करा दिए जाते। करण थापर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से गुजरात के कत्लेआम पर सवाल किया, जो क्लिप हमने आपको दिखाया भी, वो भी अपनी नौकरी से फारिग कर दिए गए। मुसलमानों पर हमले होने लगे, स्कूल टेक्स्ट बुक को बदल दिया गया और आज शरीयत से मुतालिक मुतनाज़े फैसला किया गया। एक के बाद एक मुतनाज़े फैसले के बाद अब नरेंद्र मोदी के हवाले से दुनिया की राय बदल रही है। इस हवाले से हम वाशिंगटन जाएंगे। माइकल कुगलमैन, जो नामवर अमरीकी रिसर्च इदारे विल्सन सेंटर से बाहर से डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर एसोसिएट बराए जनूबी एशिया मुंसलिक हैं, उनसे पूछेंगे कि जो राय बदल रही है अमेरिका और दूसरे ममालिक में, वो क्या पॉलिसी की तब्दीली में भी उसका नतीजा निकलेगा। एक ब्रेक के बाद